अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक जी, तो हम स्टेक होल्डर्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं आज से। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन, फार्मास्यूटिकल मार्केट एनवायरनमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं मेजर, उनमें से कुछ को हमने डिस्कस करना है। तो इसके बैकग्राउंड पे, टाइटल पेज के बैकग्राउंड पे आपको जो पिक्चर नजर आ रही है, इससे क्या समझ सकते हैं आप? सर शेयरिंग हो रही है कुछ 3 चीजें आपसे बता के कुछ सर्कल बना रहे हैं 3 बंदे। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि एक सर्किल बनाने में हर कोई अपना अपना एक हिस्सा जो है वो डालना है। जी सर। ठीक जी। और वैसे अगर हम वर्ड मीनिंग्स देखें स्टेक की, तो स्टेक किसको कहते हैं? जो वुडन पीसीस होते हैं पॉइंटेड, जिसको कि हम कोई फेंस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर के सामने 5 बाय 5 फीट का एक एरिया है जो आपके घर का हिस्सा है, ठीक, उसको होल्ड करने के लिए आप वो जो वुडन पीसेस हैं उनकी मदद से एक जो है वो सर्किल बना देते हैं उस एरिया के अराउंड। ठीक जी, स्टेक है। अब वो जो एरिया है आपका, वो आपका स्टेक है, आपका हिस्सा है, उसको होल्ड करने वाली जो आप एक बाड़ बनाते हैं पॉइंटेड वुडन की पीसेस की मदद से, वो बाय वर्ड मीनिंग वो स्टेक्स होते हैं, जिनको कि स्टेक होल्डर, जो चीज़ होल्ड करेगी उस स्टेक को, वो स्टेक होल्डर। बाय डेफिनेशन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के स्टेक होल्डर्स वो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनके साथ के कंपनी के रिलेशनशिप्स हैं या जिनके साथ कंपनी वांट्स टू डेवलप द रिलेशनशिप। इन अदर वर्ड्स, pharmaceutical stakeholders are those parties which have an interest या stake कंपनी की सक्सेस में। कंपनी की सक्सेस में जिन पार्टीज का इंटरेस्ट है और उनका एक स्टेक है, इंटरेस्ट से भी मीन के स्टेक है, उनका उनका जो हिस्सा बनता है उस कंपनी की सक्सेस में, वो कहलाते हैं जी स्टेक होल्डर्स। ठीक है जी। फार्मास्यूटिकल मार्केट एनवायरनमेंट में फार्मास्यूटिकल कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी दो मेन कैटेगरीज हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़ हैं जो कि कंपनी की सक्सेस में अपना रोल प्ले करते हैं और कंपनी की सक्सेस में उनका इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं तो हम कंपनी की सक्सेस इसलिए चाहेंगे कि कंपनी की सक्सेस में हमारा अपना इंटरेस्ट बनता है। अपनी कंपनी जितनी सक्सेसफुल होगी उतनी ही हमारी जॉब सिक्योरिटी, उतनी ही हमारी अपनी मार्केट वैल्यू, उतना ही हमें हमारी इनकम, रिवार्ड्स, इन्वेस्टमेंट, इंसेंटिव्स वगैरह हमारे इंक्रीज होंगे। राइट। जिस तरह से कि हम एक अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय बनना ज़्यादा पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू कंपेरेटिवली लेस सक्सेसफुल फार्मास्यूटिकल कंपनी। राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एज अ फार्मासिस्ट या प्रोडक्शन फार्मासिस्ट ज़्यादा वैल्यू होगी अगर आप एक टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनी के एम्प्लॉय हैं एज कम्पेयर टू अगर आप कहीं टोटल अगर 600 कंपनीज हैं और आपकी कंपनी कहीं 550th पे जाके रैंक करती है। तो कंपेयर टू द टॉप 10 फार्मास्यूटिकल कंपनी के अगर आप एम्प्लॉयज़ हैं या फिर आप टॉप 600 में जाके और 550 के बाद की किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो इसमें आपका कंपनी की सक्सेस से एक अपना इंटरेस्ट बनता है एम्प्लॉय का, जिसमें कि मार्केट रेपुटेशन भी शामिल है, आपकी अपनी कैरियर ग्रोथ भी शामिल है, एम्प्लॉयज़ की इंसेंटिव्स, इनकम्स, रिवार्ड्स एंड अदर बेनिफिट्स जो बीइंग एन एम्प्लॉय मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वो बेनिफिट्स इंक्रीज होते हैं अगर कंपनी सक्सेस पर जाती है।
ठीक है जी। तो इंटरनल में हमारे पास तकरीबन ही सारे जो है वो कंपनी के अपने एम्प्लॉयज़ हैं, और एक्सटर्नल में वो स्टेक होल्डर्स हैं जो कि कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं हैं और बाहर से कंपनी की सक्सेस को फैसिलिटेट करते हैं, और कंपनी की सक्सेस में उन लोगों का इंटरेस्ट जो कि कंपनी का हिस्सा नहीं है। राइट जी। तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जो है वो ज़्यादातर फोकस करती है एक्सटर्नल उस पर स्टेक होल्डर्स पर, बजाय ये कि इंटरनल स्टेक होल्डर्स पर। इंटरनल स्टेक होल्डर्स क्योंकि कंपनी का अपना हिस्सा है, तो उनको इंटरनली मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। मैनेजमेंट उनको डिस्कस कर रही होती है, मैनेजमेंट ने उनको मैनेज करना होता है, और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग जो है वो हेल्प आउट करती है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को मैनेज करने के लिए, उन पर फोकस करती है ताकि उनसे रिलेशनशिप कंपनी का डेवलप हो सके। राइट जी। तो आप एम्प्लॉयज़ की किस तरह से सक्सेस में इंटरेस्ट हो सकती है वो हमने ब्रीफली डिस्कस की। इंटरनल के बाद जो एक्सटर्नल हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें फिर फर्दर जो है वो 3 टाइप्स हैं। इनपुट देने वाले, इनपुटिंग एक्सटर्नल मीडिएटर्स, जो कि कंपनी की सक्सेस में अपनी इनपुट के थ्रू उस सक्सेस को मेक श्योर करते हैं। उनके अपने इंटरेस्ट क्या है उसको भी हम देखते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल मीडिएटर्स, हमारे पास मीडिएटर्स इसलिए कहलाते हैं कि ये जो हमारे एक्सटर्नल दूसरे कंज्यूमर्स हैं उनके साथ और कंपनी के साथ जो रिलेशनशिप डेवलप होगी उसमें एक कांटेक्ट पॉइंट का रोल प्ले करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिस तरह से कि हमने जो डिफरेंसेस देखे थे एथिकल कंसिडरेशंस के दौरान, फार्मा मार्केट और कंज्यूमर मार्केट, उसमें हमने देखा था कि जो हमारी प्रोडक्ट का अल्टीमेट कंज्यूमर है वो डायरेक्टली हमारा कस्टमर नहीं है। कस्टमर हमारा है प्रिस्क्राइबर या वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि इस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, एज अ कंटेक्ट पॉइंट रोल प्ले करते हैं बिटवीन द कंपनी एंड द अल्टीमेट कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें हमारे पास मेडिएटर्स में प्रिस्क्राइबर्स हैं, ओपिनियन लीडर्स हैं, फार्मासिस्ट, नर्सिस एंड साइकोलॉजिस्ट हैं। प्रिस्क्राइबर की अपनी इंटरेस्ट क्या है कंपनी की सक्सेस में। अगर कंपनी सक्सेसफुल नहीं होगी या फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, अगर सक्सेस नहीं होगी तो ऑब्वियसली कुछ अर्से के बाद वो वाइंड अप कर जाएगी। अगर मार्केट में फार्मास्यूटिकल कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी तो वो किन चीज़ों को यूटिलाइज करते हुए अपनी प्रैक्टिस जारी रखेगा। एक फिजिशियन जब अपने पेशेंट को ट्रीट करता है तो वो ट्रीट करता है विद द हेल्प ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, दे आर नॉट ऑफ अ मैक्सिमम क्वालिटी, तो उसका कंपनी की सक्सेस में सब्सक्राइबर्स का ये इंटरेस्ट है कि उन्हीं सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स को, उसी सक्सेसफुल कंपनी की प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते हुए वो अपने पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। ठीक जी। यानी कि अगर आप जो समझ लें कि ये जो 3 हमारे पास स्टेक होल्डर्स हैं अभी तक जो हमने देखे हैं, एक्सटर्नल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक्सटर्नल में कंज्यूमर्स हैं, फाइनल कंज्यूमर्स हैं। पेशेंट्स के लिए अगर मेडिकेशंस ना हो तो पेशेंट्स कैसे ट्रीट होंगे। तो कंज्यूमर्स में से हमारे पास पेशेंट्स हैं, पेशेंट फैमिलीज हैं, एक्टिविस्ट हैं, जनरल पब्लिक, मीडिया, और किसी भी तरह का कंपटीशन जो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक्सटर्नल कंज्यूमर्स में जाता है। अब अगर एक्सटर्नल में से मीडिएटर्स, कंज्यूमर्स और इंटरनल 3 स्टेक होल्डर्स को अगर हम देखें और इसको ओवरऑल हम कहें कि ये कंपनी है, इन तीनों में से अगर हम कोई एक भी चीज खत्म करते हैं तो बाकी 2 चीजों की एग्जिस्ट कैसे करेंगे। अगर हम 3 स्टेक होल्डर्स में से कोई एक स्टेक होल्डर भी ना हो तो क्या होगा। सर सिस्टम खराब हो जाएगा लगता है। अच्छा, मतलब किस टीम तरह से। डिस्टर्ब हो जाएगी सर। चीजें चेंज हो सर जाएंगी, जी जी, जो फ्लो होगा वो मेंटेन रहेगा। ठीक है जी। अब साहब बोले। सर सक्सेसिव रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिल पाएंगे क्योंकि कोई ना एक कंपोनेंट मिसिंग होगा तो उस हम्म, बिहाफ पे।
वो आगे फर्दर हम उसको लेके चल सकते हैं। सर और साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी। एक साइकिल चल रही है, हम्म, तीनों स्टेक होल्डर्स का कनेक्शन है, तो वो सही है। डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, सही आप कह रहे हैं। मिसाल आप हम सपोज करते हैं कि हमारे पास इंटरनल स्टेक होल्डर्स नहीं है, यानी कि कंपनी नहीं है। कंपनी अगर नहीं है तो प्रेस्क्राइबर्स कौन सी प्रोडक्ट प्रेस्क्राइब करेगा, कहाँ से लाएगा प्रोडक्ट्स, कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करके अपने कस्टमर्स प्रेस्क्राइबर्स के जो अपने कस्टमर्स हैं उनको ट्रीट करेगा। राइट जी। ओपिनियन लीडर्स क्या है ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ओपिनियन लीडर्स, इसी तरह से फार्मासिस्ट का भी क्या काम रह जाएगा अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ही नहीं होंगी तो। बहुत ज़्यादा ये होगा कि हाँ अगर वो खुद से जो है वो कंपाउंडिंग वगैरह कर दे, लेकिन उसके लिए भी उसको जो रॉ मटेरियल और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से आ रहे होंगे वो भी नहीं अवेलेबल होंगे, तो क्या करेगा? खुद ही जाके कहीं से जड़ी बूटियां जमा करे, कोई एक्सट्रैक्ट वेस्ट्रैक्ट निकाले तो शायद काम उसका चल जाए। अदरवाइज फार्मास्यूटिकल कंपनी के बगैर इन स्टेक होल्डर्स का कोई वजूद ही नहीं बनेगा। ठीक, नॉट 100% बट मतलब 90% तक इनकी एक्टिविटीज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, इनका प्रोफेशनल डिस्टर्ब हो जाएगा सबका। राइट जी। इसी तरह से अगर हम एक्सटर्नल कंज्यूमर्स निकालते हैं, एक्सटर्नल कंज्यूमर्स अगर हम निकालते हैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनी अवेलेबल है, उसकी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है, मीडिएटर्स भी अवेलेबल है, लेकिन उनको कंज्यूम करने वाला अगर ना हो तो क्या? ठीक है जी। तो कंपनी की सक्सेस में हर किसी का अपना अपना हिस्सा है, और वो हिस्सा इसलिए है कि हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है। पेशेंट्स का इंटरेस्ट जो है वो थेरापी है, थेरापी मिलनी है उनको, जो डिजीजेस है उनको ट्रीट करने के लिए उनको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स चाहिए। राइट जी। मेडिएटर्स का कंपनी की सक्सेस में जो रोल है और उनका जो अपना इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट ये है कि एक्सटर्नल मेडिएटर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जो प्रैक्टिस है वो कंपनी की प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनी फर्दर जो है एक्सटर्नल और मेडिएटर्स यानी एक्सटर्नल कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अब हमारे पास जो एक्सटर्नल मेडिएटर्स है इनको हम इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं। इन्फ्लुएंसर्स मेजर स्टेक होल्डर्स की जब हम बात करेंगे तो फार्मास्यूटिकल कंपनी की सक्सेस को इन्फ्लुएंस करने वाले जो लोग हैं वो हैं एक्सटर्नल मेडिएटर्स, क्योंकि ये कांटेक्ट पॉइंट है बिटवीन कंपनी एंड एक्सटर्नल कंज्यूमर्स। तो ये जिस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे प्रोडक्ट को, इस तरह से वो प्रोडक्ट जो है पहुंचेगी कंज्यूमर्स तक। ठीक जी। देन हमारे पास एक्सटर्नल वो स्टेक होल्डर्स जो कि अपनी इनपुट के थ्रू कंपनी की सक्सेस कराते हैं, और वंस अगेन कंपनी की सक्सेस से उनका अपना इंटरेस्ट जो है वाबस्ता होता है। रेगुलेटर्स जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गई, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरल ड्रग एजेंसीज है, ये जो रेगुलेट कर रहे होते हैं कि एक एफिकेशियस और सेफ प्रोडक्ट जो है वो पॉपुलेशन तक पहुंच सके। वो किस तरह से पहुंचेगी, किस तरह से, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपने रखने हैं, कौन से क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो आपने मीट करने हैं, ये सारी चीज़ें रेगुलेटर्स अपनी इनपुट के थ्रू फार्मास्यूटिकल कंपनी में एज एन स्टेक होल्डर्स जो है वो काम कर रहे होते हैं। इनका इंटरेस्ट क्या है जी? रेगुलेटर्स का स्टेक क्या है कि सेफ एंड एफिकेशियस इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स जो है वो सेफ और एफिकेशियस प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में डिलीवर हो सके पॉपुलेशन के लिए। राइट जी। अगर कंपनी के स्टैंडर्ड्स एक गिवन कंट्री में फार्मास्यूटिकल कंपनी के स्टैंडर्ड्स अगर इंक्रीज होते हैं तो उसमें रेगुलेटर्स की भी सक्सेस है, रेगुलेटर्स की भी अपनी जो है वो एक अचीवमेंट है। इसी तरह से पॉलिटिशियंस जो है वो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिशियंस एक इम्पोर्टेंस रखते हैं इन मींस ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑन द गवर्नमेंट लेवल। गवर्नमेंट में जो सिटिंग पॉलिटिशियंस हैं वही डिसीजन उन्होंने बनाने। ठीक जी, कितनी कंपनीज आपने मजीद इंक्रीज करनी है,
प्राइस कंट्रोलिंग किस तरह से करनी है, उसके लिए सारे डिसीजंस जो बना रहे होते हैं वो पॉलिटिशियंस बना रहे होते हैं। रीइंबर्समेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके फार्मास्यूटिकल कंपनी को। फार्मास्यूटिकल कंपनी का अगर कोई लॉस होता है, कोई ऐसा इंसिडेंस होता है कि जिसमें वो फाइनेंशियली क्रैश कर जाती है, तो रीइंबर्समेंट फंड्स या रीइंबर्समेंट एजेंसीज किस तरह से उनको संभालने के लिए, कंपनी को क्रैश करने से बचाने के लिए किस तरह से अपना रोल प्ले करेगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस करेगी। इसी तरह से सप्लायर्स कंपनी की सक्सेस में किस तरह से रोल प्ले करते हैं कि प्रोडक्ट्स हमने बना ली, हमारे पास मेडिएटर्स भी हैं, हमारे पास कंज्यूमर्स भी हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर और फाइनल कंज्यूमर के हाथों तक पहुंचाने तक का जो सारा काम है वो सप्लायर्स ने करना है। अगर ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी तो प्रोडक्ट्स की मार्केट में अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। जब अवेलेबिलिटी ही डिस्टर्ब हो जाएगी तो पेशेंट्स तक भी उसका बेनिफिट नहीं पहुंच सकेगा, जो प्रिस्क्राइबर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा और कंपनी की रेपुटेशन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगी, कंज्यूमर भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन प्रोडक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकेगा कंज्यूमर अगर सप्लाई डिस्टर्ब होगी तो सप्लायर्स रोल प्ले कर रहे होते हैं टू मेक श्योर कि प्रोडक्ट जो है वो अपने फाइनल कस्टमर्स के हाथों तक पहुंच रही है। और जैसे जैसे कंपनी की सेल्स इंक्रीज होगी, कंपनी की सक्सेस बढ़ेगी, कंपनी की पोटेंशियल इंक्रीज होगा, वैसे वैसे सप्लायर्स के लिए भी काम जो है वो इंक्रीज होगा और उनका प्रॉफिट जनरेशन जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है जी, तो स्टेक होल्डर्स हमने बात की कि स्टेक होल्डर्स हर वो पर्सन है, हर वो इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है जिनका के इंटरेस्ट है कंपनी की सक्सेस में, राइट, जिनका के इंटरेस्ट है कंपनी की सक्सेस में। या इन अदर डेफिनेशन ये वो लोग हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स है जिनके साथ कंपनी के रिलेशनशिप्स है। तो ये सारे जो हमने स्टेक होल्डर्स देखे इनके साथ कंपनी के रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है, वर्किंग रिलेशनशिप है सबके साथ। ठीक है जी, तो रिलेशनशिप है कंपनी के साथ या जिनके साथ कंपनी रिलेशनशिप डेवलप करना चाहती हो, कोई नया स्टेक होल्डर अपने साथ लगाना चाहती हो, अटैच करना चाहती हो, वो सारे हैं हमारे पास स्टेक होल्डर्स। इसमें हमारे पास दो मेन कैटेगरीज हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो कंपनी के अपने एम्प्लॉयज हैं, अपना उनका हिस्सा है, इंटरनल पार्ट हैं जो कंपनी की सक्सेस में रोल प्ले करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी, अप टू द मार्क नहीं होगी, मार्केट की जो डिमांड है उस सप्लाई को के अगेंस्ट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर अगर नहीं कर सकेंगे तो कंपनी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी। इसी तरह से कंपनी की सेल्स इंक्रीज करने के लिए, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए, कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए मार्केटिंग का रोल है, R&D मैनेजमेंट और लीगल एक्टिविटीज का ये इंटरनल उसके रोल है। देन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स में हमारे पास इनपुटिंग मेडिएटर्स और कंज्यूमर्स है, जिसमें कि एक्सटर्नल मेडिएटर्स जो हमारे पास स्टेक होल्डर्स है उनको हम इन्फ्लुएंसर्स भी कहते हैं फॉर मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ फार्मा कंपनी। ठीक है जी, तो यहाँ तक क्लियर है आपको चीजें? कोई एनी क्वेरी टिल नाउ? सर नो एक्सटर्नल सर, इनपुटिंग में जो है वो पॉलिटिशियन का रोल समझ नहीं आया। पॉलिटिशियन का रोल आपको समझ में नहीं आया? देखें, आप सपोज करें कि पाकिस्तान में हम कोविड की वैक्सीन लाना चाहते हैं, ठीक है ना? जी सर। पाकिस्तान में हम कोविड की वैक्सीन लेकर आना चाहते हैं। अब ये जितनी भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, इन सब तक ये प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से पहुंचेगी, किन मराहिल में पहुंचेगी, ठीक है, किन किन स्टेप से होती हुई पहुंचेगी, पहले किस पेशेंट्स को लगेगी, दूसरे फेज में किन पेशेंट्स को लगेगी, तीसरे फेज में किन पेशेंट्स को लगेगी। अच्छा जी, अब एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि अभी करंटली जो अभी तक हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं, आई थिंक कि वो दो कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कि वैक्सीन जो है सक्सेसफुली डेवलप कर दी है।
एक फाइजर है, एक शायद इंग्लैंड की कंपनी है। हम सपोज करते हैं कि 3 कंपनीज हैं हमारे पास। मैं बायोटेक एक। बायोटेक, ठीक है जी। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास 3 कंपनीज हैं जिन्होंने कि वैक्सीन डेवलप कर दिया, राइट जी। उनमें से किसकी वैक्सीन पाकिस्तान आएगी, ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट पॉलिटिशियन। हाँ, तो गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट में पॉलिटिशियंस ही बैठे ना। जी सर। एक तो ब्यूरोक्रेट्स हो गए कि ठीक है वो अपने लेवल पे काम करेंगे, लेकिन अभी इस एग्जाम्पल पॉलिटिक्स में डिसाइड तो करेंगे। पॉलिटिशियंस ने डिसाइड करना है कि हमारे पास फंड्स कितने हैं, कितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, कहाँ से हमारे पास कितनी जल्दी स्टॉक पहुंचेगा, कितना स्टॉक पहुंचेगा, ठीक है जी। या ओके दूसरे सर। जो करप्ट प्रैक्टिसेस की बेसिस पर भी तो ये लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो ये इस तरह का इनका रोल है। इसी तरह से एक हम एग्जांपल लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि आपने यकीनन न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि प्रीवियस कई डिकेड्स से तबाहली का शिकार थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसको दोबारा अभी करंटली अपने पैरों पर उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपनी पोजीशन पे दोबारा लाने के लिए किसने रोल प्ले किया? क्या इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद कोई काम किया, मार्केटिंग वालों ने कोई काम किया, या टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स खरीदने वालों ने कोई काम किया? हुआ ये कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 50% रिडक्शन कर दी किसमें, इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस कि फैसलाबाद की इंडस्ट्रीज को जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसमें 50% रिडक्शन कर दी। इसके साथ साथ तमाम जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए कमर्शियल प्राइस जो इलेक्ट्रिसिटी की है उसमें 25% तक रिडक्शन कर दी। एज अ पॉलिटिशियन जो उन्होंने ये डिसीजन लिया ताकि इंडस्ट्रीज जो है वो रिवाइवल कर सकें अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना जी। तो इस तरह से तो क्लियर है जी थोड़ा आपको? सर। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा। सर, एक्सटर्नल मीडिएटर्स में ओपिनियन लीडर्स का थोड़ा सा बता दें, मतलब पॉलिटिशियंस और उनका फिर लिंक होगा। मैं ओपिनियन लीडर हमारा हमने सेपरेट स्टडी करना नेक्स्ट स्लाइड्स में, ठीक है सर। ठीक है ना। अच्छा जी, तो पहले हम अब आते हैं एक्सटर्नल मीडिएटर्स में से प्रेस्क्राइबर्स में। प्रेस्क्राइबर्स की हम ये बात कर चुके हैं कि प्रेस्क्राइबर्स हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स हैं। डायरेक्ट कस्टमर हमारा पेशेंट नहीं है। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशंस, एंड ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज की है वो प्रेस्क्रिप्शन ओनली मेडिकेशंस हैं, और उनके लिए जो हमारा डायरेक्ट कस्टमर है वो प्रेस्क्राइबर है। प्रेस्क्राइबर ने डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट परचेस की जाएगी या नहीं की जाएगी। प्रेस्क्राइबर का एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि दे ऑलवेज सी टू परस्यू देयर मेडिकल नॉलेज। सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक शख्स जो है वो एमबीबीएस करने के बाद उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी तो वो हमेशा सक्सेसफुल रहेगा अपनी प्रैक्टिस में, क्योंकि साइंस जिस स्पीड से जो है वो इवॉल्व करती जा रही है, न्यू इंफॉर्मेशन जनरेट होती जा रही है, तो अपनी सक्सेसफुल प्रैक्टिस के लिए मेडिकल कम्युनिटी में एक डिस्टिंग्विश्ड प्लेस बनाने के लिए तकरीबन हर प्रेस्क्राइबर ये चाहता है कि उसके पास अपडेटेड नॉलेज जो है वो मेडिकल से रिलेटेड मौजूद होनी चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह से अगर एक फार्मासिस्ट भी है तो फार्मासिस्ट भी अगर कहीं किसी भी फील्ड में जाके बैठ जाए और सिर्फ जो है वो अपना जो उसकी रूटीन का काम है वो करता रहे, तो कुछ सालों के बाद उसकी वैल्यू उस फार्मासिस्ट की कम हो जाएगी जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ, ठीक है जी। इसी वजह से जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में प्रेस्क्राइबर भी और फार्मासिस्ट भी दोनों के लिए ये एजुकेशन जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। आप जितना जो है ना वो आंसू बहा लें कि जी हमारा काम बहुत ज़्यादा है, तो कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो फार्मडी कर लेंगे तो बस मज़े ही मज़े हो जाएंगे जी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने करियर में फर्दर ग्रोथ करनी है, यू हैव टू ऑलवेज स्टडी, हमेशा आपने पढ़ते रहना है। जहाँ आपने अपनी स्टडीज़ को रोक दिया, फर्दर अपडेटेड इंफॉर्मेशन, कंटिन्यूस एजुकेशन अगर नहीं हासिल करते रहे तो वहाँ वैल्यू कम हो जाएगी
आपकी, जो कि अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा होगा। अच्छा जी, देन प्रेस्क्राइबर्स हमेशा चाहते हैं कि उनका जो पेशेंट बेस है वो मेंटेन रहे, पर्टिकुलरली इन प्राइवेट प्रैक्टिस। ठीक है जी। किस तरह से कि अगर एक प्रेस्क्राइबर इन अ गिवन डे अगर 40 पेशेंट्स को चेक करता है, उनको जो है वो एंटरटेन करता है इन टर्म्स ऑफ डिजीज मैनेजमेंट, तो उसकी हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि उसका ये पेशेंट बेस मेंटेन रहे, जितना वो मैनेज कर सकता है वो मेंटेन रहे, उससे कम ना हो। अभी कम किस तरह से होगा, अगर पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं होगा प्रेस्क्राइबर से, राइट जी। तो प्रेस्क्राइबर जब अपने पेशेंट्स को जो ट्रीट करता है, हम देख चुके हैं कि वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज करते हुए उनकी मदद से अपने पेशेंट्स तक बेनिफिट पहुंचाता है। प्रेस्क्राइबर के जो कस्टमर्स हैं वो हैं पेशेंट्स, फार्मा के जो कस्टमर्स हैं वो है प्रेस्क्राइबर्स। इसीलिए जिस तरह हमें एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज को प्रेस्क्राइबर्स की नीड्स को जो है वो फुलफिल करना ज़रूरी है, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है उनको फुलफिल करना ज़रूरी है। इसी तरह से प्रेस्क्राइबर भी ये चाहता है कि उसका पेशेंट बेस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ऐसा ना हो कि अगर उसका पेशेंट बेस 40 पेशेंट्स पर डे का है तो वो 35 पे आ जाए, फिर 30 पे आ जाए, 20 पे आ जाए, राइट जी। तो ये उसका जो पेशेंट बेस मेंटेन रहता है वो रहता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के थ्रू, उसकी अपनी एफिशिएंसीज, जो उसकी स्किल्स हैं, उसके डायग्नोसिस हैं, और फिर उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो वो एक बेस्ट रिजीम सेलेक्ट करता है, उसकी बेसिस पे उसका पेशेंट बेस मेंटेन रहता है। इसके साथ साथ ये प्रेस्क्राइबर्स ये भी चाहते हैं कि अक्सर वो कॉस्ट टू बेनिफिट्स रेशो भी देख रहे होते हैं कि जी नॉट नेसेसरीली कि आप एक अपडेटेड प्रोडक्ट जो है वो लेकर आ गए हैं, नई प्रोडक्ट लेकर आ गए हैं, लेकिन जो ऑलरेडी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनके मुकाबले में बेनिफिट्स आपने कितने इंक्रीज किए हैं नई प्रोडक्ट में, और कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई है, राइट। कॉस्ट टू बेनिफिट जो रेशो है, कॉस्ट टू बेनिफिट जो लॉजिक्स है, उसको भी प्रेस्क्राइबर देख रहा होता है। इसके साथ साथ जो डिफरेंट प्रोफेशनल रैंकिंग्स होती हैं फिजिशियंस की, वो एक हिरारिकल ट्री जो है वो, या हिरारिकल सिस्टम जनरेट करती हैं, जिसमें जिस हिरार्की में जो करंट रैंक है या जो करंट पोजीशन है उस फिजिशियन का, उसके अकॉर्डिंग उसकी वर्क सेटिंग्स वेरी करती हैं। वो फिजिशियन किस तरह के पेशेंट्स को देखता है, किस तरह के पेशेंट्स को मैनेज करता है, और उन पेशेंट्स में किस तरह के थेराप्यूटिक क्लासेस को वो सिलेक्ट कर रहा होता है, ये डिपेंड करता है उसकी प्रोफेशनल रैंकिंग पे, राइट। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल रैंकिंग ऑफ द फिजिशियन, उसके टाइप्स ऑफ पेशेंट्स जो वो मैनेज करता है, उसकी वर्क सेटिंग्स, उसके ड्रग सिलेक्शन जो है वो उन चीज़ों पर डिपेंड करती है उसकी प्रोफेशनल रैंकिंग पे। तो एज अ जनरल ओवरव्यू, अगर हम एकेडमिक फिजिशियन को देखें, एकेडमिक फिजिशियन, तो जूनियर लेवल पे एक एकेडमिक फिजिशियन जो है वो लेक्चरर की पोस्ट पे होता है, लेक्चरर से देन वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बनता है। एकेडमिक फिजिशियन से वी मीन कि जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हमारे पास होते हैं, जिन टीचिंग हॉस्पिटल्स में फिजिशियन ना सिर्फ ये कि प्रैक्टिस भी करता है, बल्कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं, ट्रेनिंग्स होते हैं, उनको भी टीच करता है, प्रैक्टिस उनको सिखाता है। तो लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर जूनियरिटी से सीनियरिटी के लेवल पे, और जो हेल्थ सिस्टम में अगर कोई फिजिशियन है तो उसका जूनियरिटी लेवल जो है वो जनरली पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी या रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर के लेवल पे, फिर वो फिजिशियन, देन कंसल्टेंट, रजिस्ट्रार, सीनियर रजिस्ट्रार और क्लिनिक डायरेक्टर के स्टेप्स को क्लियर करता हुआ सीनियरिटी के लेवल पर पहुंचता है। अच्छा जी, अब ये जहाँ पर हमारे पास यंगर या मोर जूनियर फिजिशियंस होते हैं, दे ऑलवेज लुक अप टू देयर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर कोलीग्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। अपने सीनियर कोलीग्स की तरफ देखते हैं कि उनका प्रिस्क्रिप्शन पैटर्न्स क्या है, उनका किस तरह से पेशेंट्स को वो ट्रीट करते हैं, उनकी डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या है, उनकी थेराप्यूटिक अप्रोच क्या है। किसी क्रिटिकल पेशेंट को हमारे सीनियर ने, हमारे प्रोफेसर ने किस तरह से ट्रीट किया था, फिर उसी पैटर्न को जूनियर्स जो है वो फॉलो करते हैं, राइट। जैसा हमारे फार्मेसी के प्रोफेशनल में भी ये बिल्कुल हो सकता है कि जो अर्ली कैरियर फार्मासिस्ट है वो अपने सीनियर प्रैक्टिसिंग जो फार्मासिस्ट है उसकी प्रैक्टिस को अपने लिए एक मॉड्यूल के तौर पर देखता है, उसकी प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहता है।
एक चीज़ें जो हम किताबों में पढ़ के आते हैं वो 30% होती है, 30% होती है हमारी लर्निंग। कैरियर की लर्निंग 30% होती है यूनिवर्सिटीज से या बुक्स से, और 70% लर्निंग होती है ऑन जॉब। तो ये 70% लर्निंग के लिए जो जूनियर्स लेवल पे प्रोफेशनल्स होते हैं ये अपने सीनियर्स की तरफ देखते हैं, सीनियर्स को फॉलो करते हैं कि सीनियर्स किस तरह से किसी केस को डील करते हैं। राइट जी। तो यहाँ पर अब हमारे पास एक टर्म यहाँ पे निकल कर आती है पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस की। पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस की, क्योंकि जो जूनियर्स हैं, जूनियर्स अपने सीनियर्स की तरफ देखते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, गाइडेंस के लिए। राइट जी। जैसे अगर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी या रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर जब एक वार्ड को ज्वाइन करता है तो उस वार्ड में जो वो प्रैक्टिस सीखता है वो अपने सीनियर्स से सीखता है। राइट जी, अपने सीनियर्स से सीखता है। और अपने अर्ली कैरियर की जो उसकी प्रैक्टिस है, जो वो ट्रेनिंग या क्या कहते हैं क्लर्कशिप वगैरह जो वो करता है, उसके दौरान जो उसने चीज़ें सीखी हैं और उनको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया अपनी प्रैक्टिस में, उसको एक बहुत अरसे तक अपने कैरियर में वो उसको कैरी ऑन करता है। राइट जी। यानी कि जिन केसेस में जिस किस्म के फीवर को ट्रीट करने के लिए उसने पैरासीटामोल का यूज़ सीखा है, वो अपने कैरियर में थ्रू आउट जब तक के कोई ब्लॉकबस्टर इंफॉर्मेशन अपडेट अगर नहीं होती तो वो इसी पैटर्न को एक गिवन फीवर को ट्रीट करने के लिए पैरासीटामोल ही यूटिलाइज करता रहेगा। तो पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस में हमारे पास है सीनियरिटी की बेसिस पे, जो हमने यहाँ ब्रीफली डिस्कस की है, जूनियरिटी एंड सीनियरिटी का जो लेवल्स है उनकी बेस पे एक पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है। पिरामिड ऑफ इन्फ्लुएंस हम इसे इसलिए कहते हैं कि एक तो इसकी पिरामिड शेप अकॉर्डिंग टू देयर नंबर से, कि सबसे बॉटम पे, सबसे बेस पे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, यूजुअली जो सिर्फ एमबीबीएस करके अपनी प्रैक्टिसेस को स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादातर अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में जनरल प्रैक्टिशनर्स, और वैरायटी ऑफ डिजीजेस को ये लोग मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक जी। उसके बाद स्पेशलिस्ट जो कि जिनका नंबर कम होता है कंपेयर टू द जनरल प्रैक्टिशनर्स, जो कि एक किसी गिवन थेराप्यूटिक क्लास में स्पेशलाइज्ड होते हैं, उस थेराप्यूटिक क्लास को स्पेशली जो है वो उनकी स्पेशलिटीज होती है जिनको वो डील करते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल एंड क्लिनिक डायरेक्टर्स एंड देन ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स सबसे टॉप पर होते हैं और सबसे कम होते हैं। राइट जी।